हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ टीचर यूजेज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फैसिलिटेट डिस्कशन विद हर स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स लिंक दीज डिटेल्स विद प्रीवियस नॉलेज एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑफ, मतलब एक टीचर है, एक शिक्षक है जो लिखित सामग्री और सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करती है पढ़ाने के लिए। ठीक है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, उससे जोड़ते हुए वो क्या करते हैं, पोषण का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो जो ये उपागम है, जो ये अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है, ये किस चीज़ पर आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, या फिर थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जब करेंट नॉलेज को, मतलब कि जो अभी नॉलेज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए, तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है नॉलेज का। ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है। जब जो भी नॉलेज अभी है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट अभी है, उसको प्रीवियस फैक्ट या नॉलेज से जब जोड़ करके समझा जाता है, तो इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बोलते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात या फिर एक्टिव लर्नर की बात, ये सारी चीज़ें किसने बोली थी? ये बोली थी पियाजे ने, जो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बाकी क्लासिकल कंडीशनल ऑफ लर्निंग, ये पावलव ने दिया था। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, ये बीएफ स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ये भी बीएफ स्किनर ने दिया था। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, मतलब कि नॉलेज का अब निर्माण स्वयं से करना, या फिर एक्टिव लर्नर, ये सारी चीज़ों की बात किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम, ये इसके बारे में किसने बताया था? ये बताया था पावलव ने। इसके बारे में पावलव ने बताया था। पुनर्बलन का सिद्धांत, ये दिया था बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये भी बीएफ स्किनर ने ही दिया था। और ज्ञान के निर्माण की बात ये की थी पियाजे ने। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या फिर ज्ञान के निर्माण पर। अगर कोई भी टीचर टीचिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, या फिर बच्चों को और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ टेक्स्ट और या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की पिक्चर यूज कर रही है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर जो उनका पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके इस नए कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं न्यूट्रिशन के, तो फिर ये क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो जाएगा। किस अप्रोच पर है ये? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अप्रोच पर। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये बीएफ स्किनर ने दी है थ्योरी, बीएफ स्किनर ने। दो चीज़ों की बात इसमें इसमें मेनली 6 चीज़ें हैं। क्या है? रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सटिंक्शन और स्टिमुलस। एक्सटिंक्शन और स्टिमुलस, ये 6 चीज़ें हैं किसमें? बीएफ स्किनर की रेनफोर्समेंट थ्योरी में, पुनर्बलन के सिद्धांत में। रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है? अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर है जिसको आप चाहते हैं कि बच्चों में वो बिहेवियर बढ़े, तो उसके लिए 2 तरीके का स्टिमुलस दिया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी से बन के पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट बनता है। मतलब कि अगर बच्चे में क्या है, इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर चाहते हैं, जो बिहेवियर चाहते हैं, अगर उस बिहेवियर को इंक्रीज करना है बच्चों में, तो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके का रेनफोर्समेंट, मतलब कि पुनर्बलन दिया जाता है। पनिशमेंट क्या है? अगर पनिशमेंट बच्चों को कब दी जाएगी? टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर। अगर कोई बिहेवियर ऐसा है जो कि बच्चों में चाहते हैं कि वो बिहेवियर बच्चों में एक्सटिंक्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट दी जाती है। पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, 2 तरीके की पनिशमेंट दी जाती है, जिससे बच्चों में वो बिहेवियर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो रेनफोर्समेंट का काम किस लिए होता है?
फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी बीएफ स्किनर ने दिया था। इसमें क्या होता है, रिवार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज बिहेवियर। बच्चों का बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर है जो चाह रहे हैं कि बच्चों में बढ़े, उसके लिए बच्चों को रिवार्ड दिया जाता है। और कोई ऐसा बिहेवियर जिसको चाहते हैं बच्चों में घटे या फिर लुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसके लिए उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये इसके बारे में बात किसने की थी, बीएफ स्किनर ने की थी। इसके अलावा पावलव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग का। इसमें क्या था, जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, जो डॉग के सलाइवा आता है फूड को देख के वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। मतलब कि खाना नॉर्मली अगर दिया जा रहा है डॉग को, तो फिर उसके सलाइवा आएगा, तो ये नॉर्मल अनकंडीशनड है, इसके लिए कुछ अलग से कंडीशनिंग नहीं की गई है। इसके अलावा अगर बेल बज रही है तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, इससे डॉग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डॉग कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये क्या हो गया, बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस, जब बेल रिंग की जाएगी तो डॉग किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। कंडीशनिंग के पहले क्या किया जाता है, बेल बजा करके डॉग को फूड दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है, मतलब कि डॉग में सलाइवा सिक्रीट होगा। और कंडीशनिंग के बाद क्या होता है, जब बेल बजाई जाती है तब उस टाइम का बेल बजाना कंडीशनड स्टिमुलस में आता है, क्योंकि डॉग को लगता है कि अब खाना मिलने वाला है, इस वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसके बारे में बात किसने की थी, इस डॉग पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, पावलोव ने किया था। तो ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, बेल बजाकर खाना दिया जाता है, तो उसके सलाइवा आना कॉमन सी चीज है, लेकिन जब ये चीज बार बार रिपीट की जाती है तो डॉग को ऐसा लगता है कि जब भी बेल बजेगी तब भी तुरंत ही उसको खाना दिया जाएगा, इसलिए सलाइवा सक्रीट होता है। तो कंडीशनड स्टिमुलस में क्या हो गया, ये हो गया। फादर ऑफ कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसको बोला जाता है, ये बीएफ स्किनर को ही बोला जाता है, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये 3 थियोरी हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सृजा इज स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शी विल फेल इन द अपकमिंग मैथ टेस्ट जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम एंड हैज स्टॉप्ड एक्सर्टिंग एफर्ट इन द सब्जेक्ट। ऑल्सो हर टीचर होल्ड्स लो एक्सपेक्टेशन ऑफ हर, तो सृजा सीम्स टू बी। क्वेश्चन है कि सृजा को पूरा यकीन है कि वो गणित की आगामी परीक्षा में जो उसकी उसका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का, वो उसमें भी पिछली बार की तरह असफल हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया कि उस विषय में मेहनत करनी ही छोड़ दी। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं हैं, मतलब पिछली बार उसके मार्क्स कम आए थे, तो इस बार टीचर ने भी उसके ऊपर कोई अपना एफर्ट नहीं डाला, उसको सिखाने की कोशिश नहीं की। तो पिछली बार के बेसिस पे उसने क्या किया, सृजा से एक्सपेक्टेशन ही अपनी कम कर ली कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन है कि मतलब इसका जो ये इस तरीके का बिहेवियर है कि अपने पिछले टेस्ट में मार्क्स कम आने की वजह से उसने आने वाले टेस्ट के लिए भी मेहनत छोड़ दी, क्योंकि उसको लगता है कि वो इसमें मेहनत नहीं कर सकती है और टीचर ने भी उससे एक्सपेक्टेशंस कम कर ली। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि उसने मेहनत करनी छोड़ दी। लेजी एंड समवन हु मेक्स एक्सक्यूजेस, मतलब वो एक ऐसी लड़की है जो कि आलसी है और बहाने बनाती रहती है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब कि अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, मतलब कि पहली चीज तो उसको समझ नहीं आ रही है, दूसरी बार ऐसा कोई साधन भी नहीं है उसके पास जो कि इस लर्निंग प्रोसेस में उसकी हेल्प करे। तो हमारा राइट ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वो क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसी असाध्यता का अनुभव करने की वजह से ही उसकी ये फीलिंग आ रही है कि उसको नेक्स्ट पेपर में भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स कम ही आएंगे। प्रोन टू एस्केपिज्म, मतलब पलायनवादी प्रवृत्ति की है, गलत ऑप्शन है। रेशनल डिसीजन मेकर है, मतलब कि विवेकपूर्ण निर्णय लिया, ये किसी तरीके का कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्सपीरियंसिंग लर्नड हेल्पलेसनेस, अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, in Abir's class, children participate in a wide range of challenging activities along with teacher and peers to jointly construct knowledge. This type of classroom will be called. अबीर की कक्षा में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे, शिक्षक और सहपाठी ये तीनों साथ में मिलकर अलग अलग प्रकार की चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं।
मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर चैलेंजिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। कक्षा क्या कहलाती है? इस तरह की कक्षा कौन सी कक्षा कहलाएगी? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट या फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम या फिर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अब क्योंकि बच्चे, शिक्षक और सहपाठी सब साथ में मिलकर अलग अलग तरीके के जो चैलेंजिंग एक्टिविटीज हैं उनको कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक तरीके का सोशल कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब कि सोशली किसी चीज को सीखा जा रहा है या फिर सोशली किसी चीज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नॉलेज को, तो फिर ये आएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में, मतलब कि सामाजिक संरचनावादी कक्षा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, Which of the following pedagogical strategies does National Education Policy 2020 propose? इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हाँ। अन्वेषण आधारित, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण आधारित अधिगम। दूसरा है स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, ये सही है। मतलब कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को भी प्रमोट किया गया है और एनईपी 2020 में स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी को भी प्रमोट किया गया है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इसको नहीं किया गया। रटने की बात को डिनाई किया गया है कि रटा करके बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम्स, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड छोड़ करके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रेफर्ड एज। मतलब कि समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए उसी समस्या से मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना क्या कहलाता है? एनालॉगी या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर मेनोनिक्स या फिर मीन्स एंड एनालिसिस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनालॉगी, मतलब कि अनुरूपता। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उद्धृत किया जाता है, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचे, तो ये क्या कहलाता है? एनालॉगी, मतलब अनुरूपता कहला जाता है। निमोनिक्स, मीन्स एंड एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय। मतलब कि संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यय की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करता है? कॉन्सेप्ट मैप किस तरीके से हेल्प करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में? सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जानकारी को संश्लेषित और व्यवस्थित करके, हाँ यही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इंडिकेटिव ऑफ। मतलब कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जब बच्चे सीख रहे हो, लर्निंग प्रोसेस चल रही हो, उस समय बच्चों से जो त्रुटियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं, वो किस चीज की ओर संकेत करती हैं? पहला, द नीड फॉर मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन में ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात आती है तो वो तुरंत ही ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है परमानेंट कॉग्निटिव इनएबिलिटीज टू लर्न। मतलब कि अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, ये भी गलत ऑप्शन है। क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर्ड टू एडल्ट्स, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होने के कारण। मतलब कि बच्चे गलती क्यों करते हैं, एरर्स क्यों करते हैं? बच्चों में, चिल्ड्रंस में और टीचर्स में जो क्वांटिटी है थिंकिंग की वो सेम होती है एडल्ट से, बस डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज में होता है? क्वालिटी में डिफरेंस होता है। क्वांटिटी सेम, जितना बच्चे सोचते हैं, एडल्ट सोचते हैं, उतनी ही थिंकिंग कैपेसिटी बच्चों की भी होती है, बस केवल क्वालिटी में डिफरेंस होता है। बच्चे दूसरी तरीके से सोचते हैं और एडल्ट्स दूसरी तरीके से सोचते हैं।
तो जो बच्चों का एरर है किसी भी लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वो किस वजह से होता है? इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में और एडल्ट्स में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है थिंकिंग में। मतलब कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है। गुणात्मक भिन्नता के कारण ही बच्चे गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, in a situation where result is uncertain but focus is on failure, the children would have the feeling of। ऐसी परिस्थिति है जहां पे परिणाम अनिश्चित है लेकिन बच्चे का ध्यान सिर्फ जा रहा है किस चीज पे? उसकी असफलता पर। तो बच्चे को कौन सा भाव महसूस होगा? उसको एंजाइटी मतलब दुश्चिंता का भाव आएगा बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, it is very important for a teacher to have the ability to put yourself in students' place and feel what they feel. This ability is called। एक अध्यापिका में ये योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम समझनी है या किसी भी बच्चे की फीलिंग्स को, इमोशंस को समझना है, तो इसके लिए इस टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों की जगह पे ही खुद को रख करके और तब सोचना चाहिए उसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो टीचर की ये एबिलिटी क्या कहलाएगी? सिंपैथी कहलाएगी या फिर एम्पैथी या फिर अपैथी या फिर गिल्ट? ये आएगा एम्पैथी में, तदानुभूति। क्वेश्चन नंबर 30 है, which of the following strategy will not enhance the quality of teaching learning process। इनमें से कौन सी तकनीक ऐसी है जो कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? यूजिंग मल्टीपल मीन्स टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। अलग अलग तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी है तो अलग अलग तरीके से अगर दी जाए तो बच्चे ज्यादा समझेंगे, तो ये सही है। ये बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करेगा, उसकी क्वालिटी को। गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। अगर बच्चों को अपने ओपिनियंस, अपने विचार को एक्सप्रेस करना है तो उनको कई सारे ऑप्शंस देने हैं, मतलब देने चाहिए। अगर उनको कई सारे ऑप्शंस देंगे तो फिर वो अपने ओपिनियंस को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो ये भी सही है। मतलब कि ये भी क्या करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी को इनहेंस करता है। अप्लाइंग मल्टीपल वेज टू असेस द लर्निंग। लर्निंग के लिए जो भी अधिगम है उसके लिए अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन करना, ये भी सही है। यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन। इसका कोई मतलब ही नहीं है बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी को इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं अधिगम प्रक्रिया को। और ये 4th ऑप्शन ऐसा है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी को इनहेंस ना करके, मतलब इनहेंस करने से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक। अभी तक हमने क्या किया है? 3 इयर्स के जो PYQs हैं उनका डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th ईयर के PYQ स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।